स्वागत है। आज हम मानव मन की उन गलियों में उतर रहे हैं, वो गलियां जहां हमारी सोच, हमारे फैसलों पर चुपके से असर डाला जा सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां प्रभाव और नियंत्रण के खेल अक्सर पर्दे के पीछे ही चलते रहते हैं। सही बात है। इस पूरी बातचीत के लिए हमने जोसेफ ग्रिफिथ्स की किताब है डार्क साइकोलॉजी के रहस्य और बचाव, उसके सार को खंगाला है जी। इसमें उन मनोवैज्ञानिक तकनीकों और उन सिद्धांतों का जिक्र है जिनका इस्तेमाल जाने अनजाने अच्छे या बुरे इरादों से दूसरों को प्रभावित करने के लिए हो सकता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मतलब है इन मनोवैज्ञानिक दांव पेचों को समझना, ये काम कैसे करते हैं, इन्हें पहचाना कैसे जाए और सबसे जरूरी इनसे अपनी सोच को कैसे बचाया जाए। यहाँ देखिए, डर फैलाने का इरादा बिल्कुल नहीं है, बस जागरूकता बढ़ानी है। बिल्कुल सही कहा। चलिए इस छुपे हुए प्रभाव की दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तकनीकें कोई जादू टोना नहीं है। ये अक्सर हमारी ही मानवीय कमजोरियों या जो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उन्हीं का फायदा उठाती हैं। अच्छा। और यही समझ हमें ज्यादा जागरूक और एक तरह से सशक्त बना सकती है। तो शुरू करते हैं बुनियादी सवाल से, आखिर ये डार्क साइकोलॉजी है क्या? हाँ, ये क्या भला है? देखिए, अगर बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों का वो इस्तेमाल है जिसका मकसद होता है दूसरों की सोच, उनकी भावनाओं या उनके व्यवहार को बदलना। अच्छा। अपने फायदे के लिए, और अक्सर गुप्त रूप से, चुपके से। यहाँ जोर अपने फायदे पर है, भले ही इससे दूसरे का नुकसान हो रहा हो। हाँ, और ग्रिफिथ्स की किताब बताती है कि इसके तहत कई तरीके आते हैं। कुछ नाम शायद सुने भी हों, जैसे मैनिपुलेशन। जी, मैनिपुलेशन यानी जोड़ तोड़ करके अपनी बात मनवाना बिना सीधा कुछ कहे। हाँ बिल्कुल। फिर है पर्सुएशन, ये थोड़ा धीमा असर करता है ना, धीरे धीरे यकीन दिलाकर सोच बदलना। सही। मैनिपुलेशन थोड़ी चालाकी से अपनी बात मनवाने जैसा है, जैसे बच्चे को टॉफी का लालच देकर चुप कराना। हाँ। जबकि पर्सुएशन है धीरे धीरे समझाकर, तर्क देकर किसी की सोच बदलना। जैसे ये किसी को सेहत के फायदे बताकर कसरत के लिए मनाना। हाँ, समझ गई। और फिर थोड़े गहरे पानी में उतरे तो डिसेप्शन, यानी धोखा। हाँ, धोखा, झूठ या आधा सच इस्तेमाल करके भ्रम पैदा करना। और सबसे चिंताजनक शायद है ब्रेन वॉशिंग। ये तो बहुत एक्सट्रीम लगता है। ब्रेन वॉशिंग, ये तो किसी की सोच को पूरी तरह बदलकर उसमें एक नई सोच डालने जैसा है। बाप रे। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ थ्योरी या किताबी बातें नहीं है। अच्छा। जैसा स्रोत इशारा करता है, ये तकनीकें हमें अपने चारों तरफ दिख सकती हैं। राजनीति में देखिए मुद्दे कैसे फ्रेम किए जाते हैं, मीडिया में कैसे नैरेटिव बनते हैं, विज्ञापनों में हमारी इच्छाओं को कैसे, हाँ विज्ञापनों में तो बहुत होता है। बिल्कुल। यहाँ तक कि हमारे निजी रिश्तों में और रोज के सोशल मीडिया इंटरेक्शन में भी हर लाइक, हर शेयर कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से जुड़ा हो सकता है। चलिए, मैनिपुलेशन या ये जो जोड़ तोड़ है, इस पर थोड़ी और बात करते हैं। ग्रिफिथ्स एक दिलचस्प बात कहते हैं कि मैनिपुलेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता। हाँ, ये एक जरूरी नुक्ता है। कभी कभी हम किसी को अच्छे काम के लिए प्रेरित करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए फुसलाना, ये कर लोगे तो शाम को खेलने देंगे, है ना? हाँ हाँ, वो तो है। लेकिन जब इरादा सिर्फ अपना स्वार्थ साधना हो, अपना फायदा देखना हो, तब ये खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल। कुछ आम तरीके जो बताए गए हैं, एक तो है गिल्ट ट्रिप, अपराध बोध जगह। हाँ, ये बहुत कॉमन है। वो लाइनें याद है, तुमने ऐसा किया, मुझे बहुत बुरा लगा, या मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। इसके पीछे अक्सर इरादा होता है सामने वाले को शर्मिंदगी महसूस कराकर अपना काम निकलवाना। बिल्कुल। भावनात्मक दबाव बनाना। फिर आता है गैसलाइटिंग। ये शब्द आजकल काफी सुनने में आता है। ये वाकई बहुत कपटी तरीका लगता है। हाँ, ये बहुत गंभीर है। इसमें सामने वाले को इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है कि उसे अपनी ही याददाश्त पर, अपनी समझ पर, यहाँ तक कि अपनी भावनाओं पर शक होने लगता है। वो सोचने लगता है शायद मैं ही गलत हूँ। हाँ। या शायद मैं पागल हो रहा हूँ। जी हाँ, और इसका सबसे डरावना पहलू शायद ये है कि ये भरोसे को ही हथियार बना लेता है। अक्सर करीबी रिश्तों में होता है ये। और एक है साइलेंट ट्रीटमेंट, एकदम चुप हो जाना। हाँ, बातचीत बंद कर देना, नजरअंदाज करना। ये खामोशी, ये भी एक तरह का दबाव बनाती है ना? बिल्कुल। इससे दूसरा व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, अस्वीकृति महसूस करता है और अक्सर हार मानकर झुक जाता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। सही बात है।
हाँ, और इसी लिस्ट में एक और तरीका जोड़ा जा सकता है, फेक एम्पैथी, मतलब झूठी हमदर्दी दिखाना। अच्छा, झूठी हमदर्दी, ये कैसे काम करती है? मैनिपुलेटर ऐसा दिखाता है जैसे वो आपकी भावनाओं को बहुत गहराई से समझ रहा है, आपकी बहुत परवाह करता है। इससे आप सहज हो जाते हैं और अपनी कमजोरियां या निजी बातें बता देते हैं। और फिर उन्हीं बातों का इस्तेमाल बाद में आपके ही खिलाफ किया जाता है। ओहो। फेक एम्पैथी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये अक्सर भरोसे के रिश्ते की आड़ में काम करती है, तो इसे पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। सही। तो ये तकनीकें काम क्यों करती हैं आखिर? मतलब हम इनके झांसे में आ क्यों जाते हैं? देखिए, क्योंकि ये हमारी बुनियादी मानवीय भावनाओं और जरूरतों को निशाना बनाती हैं। जैसे अपराध बोध से बचने की इच्छा, कंफ्यूजन में खुद पर शक करना, अकेलेपन का डर, स्वीकार्यता की चाह, ये सब हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। और इसी लिस्ट में एक और तरीका जोड़ा जा सकता है, फेक एम्पैथी, मतलब झूठी हमदर्दी दिखाना। अच्छा, झूठी हमदर्दी, ये कैसे काम करती है? मैनिपुलेटर ऐसा दिखाता है जैसे वो आपकी भावनाओं को बहुत गहराई से समझ रहा है, आपकी बहुत परवाह करता है। इससे आप सहज हो जाते हैं और अपनी कमजोरियां या निजी बातें बता देते हैं। और फिर उन्हीं बातों का इस्तेमाल बाद में आपके ही खिलाफ किया जाता है। ओहो। फेक एम्पैथी का सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये अक्सर भरोसे के रिश्ते की आड़ में काम करती है, तो इसे पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। सही। तो ये तकनीकें काम क्यों करती हैं आखिर? मतलब हम इनके झांसे में आ क्यों जाते हैं? देखिए, क्योंकि ये हमारी बुनियादी मानवीय भावनाओं और जरूरतों को निशाना बनाती हैं। जैसे अपराध बोध से बचने की इच्छा, कंफ्यूजन में खुद पर शक करना, अकेलेपन का डर, स्वीकार्यता की चाह, ये सब हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। यहीं पर जागरूकता जरूरी हो जाती है। किसी के व्यवहार के पीछे का इरादा क्या है? क्या ये सच में मदद करने के लिए है या शोषण करने के लिए? ये सवाल पूछना जरूरी है। बिल्कुल। इन तकनीकों को समझने के साथ साथ डार्क साइकोलॉजी का एक और अहम पहलू है, लोगों को पढ़ना सीखना। लोगों को पढ़ना मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी कि वो क्या छिपा रहे हैं। उनके हाव भाव, चेहरे के भावों में छोटे छोटे बदलाव, आवाज का उतार चढ़ाव, पूरी बॉडी लैंग्वेज, इन सब पर गौर करना। अच्छा। ग्रिफिथ के विश्लेषण के अनुसार हर इंसान कुछ चीजें छिपाने की कोशिश करता है। क्या? उसकी असली सोच क्या है, उसके डर क्या हैं और उसका असली मकसद क्या है। लोग अक्सर अपनी सच्ची भावनाओं या इरादों पर एक सामाजिक मुखौटा चढ़ाए रखते हैं। और शरीर अक्सर सच उगल देता है ना? किताब में भी इस बात का जिक्र है। बिल्कुल। जुबान भले ही झूठ बोल दे, पर बॉडी लैंग्वेज कई बार कहानी कह जाती है। जैसे कोई बात करते हुए लगातार आंखें चुरा रहा हो। हाँ, या बेचैनी में होठ चबा रहा हो, या शायद उसके हाथ पैर कुछ ज्यादा ही हिल रहे हो, या आवाज कांप रही हो। ये छोटे छोटे संकेत इशारा कर सकते हैं कि व्यक्ति या तो असहज है या पूरी बात नहीं बता रहा। सही। इन नॉन वर्बल संकेतों को पकड़ना एक तरह की कला है, इसे सीखना पड़ता है। किताब में एक और बड़ी दिलचस्प चीज है मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स या भावनात्मक बटन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि हम इंसानों में कुछ ऐसे भावनात्मक बटन होते हैं जिन्हें अगर कोई पहचान ले और दबाना सीख जाए तो वो हमें आसानी से प्रभावित कर सकता है। लेकिन जैसे डर या प्यार, ये तो स्वाभाविक भावनाएं हैं, तो ये बटन कैसे बन जाती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बटन तब बनती हैं जब कोई बाहरी व्यक्ति जानबूझकर इन भावनाओं को तीव्र करके
या इनका इस्तेमाल करके आपको एक खास दिशा में धकेलने की कोशिश करता है। अच्छा, मतलब ये हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया का दुरुपयोग है। बिल्कुल यही। हमेशा पछताओगे। डर हमें तुरंत प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करता है, कई बार बिना सोचे समझे। बिल्कुल, इमरजेंसी मोड में डाल देता है। दूसरा है प्यार। लव। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए रह रही हूँ। या अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें ये करना होगा। प्यार की आड़ में अक्सर अनुचित मांगे मनवाई जाती हैं। सही कहा, ये भावनात्मक ब्लैकमेल जैसा हो जाता है। तीसरा गिल्ट, जिसकी हमने गिल्ट ट्रिप में बात की थी। ये हमें वो काम करने पर मजबूर कर सकता है जो हम शायद नहीं करना चाहते, सिर्फ अपराध बोध से बचने के लिए। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली ट्रिगर है। चौथा है लालच, ग्रीड। हाँ, बस एक छोटा सा निवेश और किस्मत बदल जाएगी। या ये स्कीम तुम्हें वो सब देगी जिसका तुमने सपना देखा है। अनगिनत घोटाले इसी लालच के बटन को दबाकर किए जाते हैं। बिल्कुल, जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम है। पांचवा है अहंकार, ईगो। हाँ, हमारा ईगो। तुम बाकियों से अलग हो, तुम ज्यादा समझदार हो, या ये बात सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। हमारे अहंकार को सहलाकर कोई भी हमें आसानी से अपनी जाल में फंसा सकता है। सही। तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब इसका इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए हो। हाँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी ट्रिगर्स हमारी बुनियादी जरूरतों और भावनाओं से ही जुड़े हैं। डर हमें बचाता है, प्यार हमें जोड़ता है, लालच सही मात्रा में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, अहंकार हमारी पहचान बनाता है। डार्क साइकोलॉजी इन्हीं जरूरी और स्वाभाविक प्रवृत्तियों को तोड़ मरोड़ कर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करती है। समस्या भावना में नहीं, उसके दुरुपयोग में है। बिल्कुल सही कहा। जब ये प्रभाव डालने की कोशिशें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ये ब्रेन वॉशिंग का रूप ले सकती हैं। ब्रेन वॉशिंग, ये शब्द ही डरावना है। हाँ, ये एक चरम तकनीक है और ग्रिफिथ इसके 4 मुख्य चरणों का वर्णन करते हैं, जिनका अंतिम लक्ष्य होता है किसी व्यक्ति की पूरी सोच, उसकी मान्यताएं, उसकी पहचान सब बदल देना। 4 चरण कौन से? पहला कदम है अलगाव, आइसोलेशन। अलगाव? हाँ, व्यक्ति को उसके दोस्तों, परिवार, मतलब उसके जो सोशल और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है, उनसे काट दिया जाता है। अच्छा। उसे अकेला कर दिया जाता है ताकि बाहरी विचारों या समर्थन का उस पर कोई असर न हो। वो पूरी तरह मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाए। दूसरा कदम है भ्रम, कंफ्यूजन पैदा करना। कैसे? व्यक्ति के मन में उसकी अपनी मान्यताओं, उसकी यादों, दुनिया को देखने के उसके नजरिए पर सवाल खड़े किए जाते हैं। उसे लगातार विरोधाभासी जानकारी दी जाती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है और अपनी ही समझ पर शक करने लगता है। गैसलाइटिंग इसका एक हिस्सा हो सकता है। अच्छा, तो खैर लतलीम बिलाना कि वो जो सोचता है वो गलत है। बिल्कुल। तीसरा कदम है दोहराव, रेपिटेशन। दोहराव। हाँ, एक खास संदेश, विचार या झूठ को लगातार बार बार दोहराया जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से लगातार एक ही बात सुनने से वो धीरे धीरे सच लगने लगती है, चाहे कितनी भी अतार्किक क्यों ना हो। जैसे प्रोपेगेंडा में होता है। बिल्कुल वैसा ही। और चौथा कदम है इनाम। ब्रेन वॉशिंग में इनाम। हाँ। जब व्यक्ति मैनिपुलेटर की बातें मानने लगता है, उसकी विचारधारा को थोड़ा थोड़ा अपनाने लगता है, तो उसे स्वीकृति मिलती है, प्रशंसा मिलती है या कोई छोटा मोटा इनाम मिलता है। अच्छा। ये सकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उस नए व्यवहार को और पक्का करता है। समझ गए। इस पूरी प्रक्रिया के जरिए धीरे धीरे व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान और स्वतंत्र सोच खो सकता है और पूरी तरह मैनिपुलेटर के नियंत्रण में आ जाता है। ये सुनने में ही भयानक लग रहा है। हाँ, ये प्रक्रिया अक्सर कल्ट्स या तानाशाही शासनों में देखी जाती है, लेकिन इसके सूक्ष्म रूप कहीं भी किसी भी समूह या रिश्ते में मौजूद हो सकते हैं। और जब डार्क साइकोलॉजी नजदीकी रिश्तों में आती है, तब तो इसका असर और भी बुरा हो सकता है ना? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पहले से ही प्यार होता है, भरोसा होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है और इन्हीं चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रिफिथ्स इस बारे में चेतावनी देते हैं कि कैसे कुछ लोग प्यार और देखभाल के मुखौटे के पीछे नियंत्रण छिपाते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। जैसे कहना, मैं तुम्हारी इतनी परवाह करती हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम अपने दोस्तों से मत मिलो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। या तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। ये सुनने में शायद देखभाल लगे, हाँ, पहली बार में, पर असल में ये निर्भरता बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल। धीरे धीरे ऐसे साथी अपने पार्टनर की आज़ादी कम करते हैं, उनकी आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, उनकी सोचने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं, उन्हें दुनिया से अलग थलग कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि पीड़ित व्यक्ति भावनात्मक रूप से पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाता है, अपनी पहचान खो देता है, एक कठपुतली की तरह।
और स्रोत को चेतावनी संकेत भी बताता है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, क्या है वो संकेत? अगर कोई करीबी आपको लगातार नीचा दिखाता है, आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है या मजाक उड़ाता है, आपको दूसरों से मिलने से रोकता है, आपके पैसों पर नियंत्रण रखता है या सिर्फ तभी अच्छा व्यवहार करता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए हो, तो ये गंभीर रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। बिल्कुल, इन पैटर्न को पहचानना बहुत जरूरी है। हाँ, और मदद लेना भी। पर आज के डिजिटल युग में तो ये खेल और भी पेचीदा हो गया है ना? हाँ बिल्कुल, जहाँ सूचनाओं की लगातार बौछार हो रही है, वहाँ विचारों को प्रभावित करना शायद पहले से कहीं ज्यादा आसान और बड़े पैमाने पर हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टेक कंपनियां, हाँ, ये परिष्कृत एल्गोरिथम का इस्तेमाल करती हैं जो हमारे व्यवहार को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे आकार भी दे सकते हैं। हमारा हर क्लिक, हर लाइक, हर शेयर, हम किस पोस्ट पर कितनी देर रुके, हमने क्या सर्च किया, ये सारा डेटा इकट्ठा होकर हमारी रुचियों, हमारी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि हमारी भावनात्मक कमजोरियों का एक डिजिटल प्रोफाइल बनाता है। अच्छा, वो जानते हैं कि कौन सी चीज हमें गुस्सा दिलाएगी, कौन सी खुश करेगी, कौन सी डराएगी। अरे बाप रे! फिर इसी प्रोफाइल के आधार पर हमें कंटेंट दिखाया जाता है। कभी ये हमारी मौजूदा सोच को और पक्का करता है, जिसे इको चेम्बर या प्रतिध्वनि कक्ष कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो कभी ये हमें धीरे धीरे किसी खास विचारधारा, उत्पाद या एजेंडे की तरफ धकेलता है। और ये सब इतने सूक्ष्म तरीके से होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी पसंद शायद हमारी अपनी नहीं रही। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से चुन रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, अपनी राय बना रहे हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे बैठे एल्गोरिदम हमारी भावनाओं और विचारों को अपनी दिशा दे रहे हैं, जैसा ग्रिफिथ की किताब इशारा करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें लग रहा है हम सोच रहे हैं, पर असल में कोई और हमारे लिए सोच रहा है? ये आज के समय की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर सवाल उठता है, इस सब से बचा कैसे जाए? क्या हम इन अदृश्य प्रभावों के आगे बिल्कुल लाचार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, लाचार नहीं है। किताब कुछ बहुत ही व्यवहारिक तरीके सुझाती हैं जिनसे हम अपनी मानसिक ढाल मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, क्या है वो तरीके? सबसे पहला और बुनियादी कदम है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानना। बिल्कुल, खुद से पूछना, मैं अभी ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या ये मेरी असली भावना है या किसी बाहरी चीज का असर है? अपने भावनात्मक पैटर्न, अपनी कमजोरियों को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, ना कहना सीखना। अपनी सीमाएं तय करना और उन पर टिके रहना। हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है कई बार। होता है, हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अगर कोई अनुरोध या मांग आपको सही नहीं लगती तो ना कहने में झिझकना नहीं चाहिए। सही बात है। तीसरा जानकारी के प्रति एक क्रिटिकल नजरिया अपनाना, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, खासकर ऑनलाइन। मतलब हर चीज पर तुरंत विश्वास न करना। हाँ, स्रोत की जांच करना, अलग अलग दृष्टिकोण देखना, सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं इस पर भी लगाम लगाना जरूरी है। चौथा, तीव्र भावनाओं के उबाल में बड़े फैसले लेने से बचना। अच्छा, मतलब जब बहुत गुस्सा हो या बहुत खुश हो? हाँ, जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हों, डरे हुए हों, उत्साहित हों या किसी के प्रति तीव्र अपराध बोध या प्यार महसूस कर रहे हों, तब थोड़ा ठहरें, शांत होने का इंतजार करें, फिर सोच समझकर निर्णय लें। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और पांचवा, अपनी अवलोकन शक्ति को तेज करना, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। लोगों की सिर्फ बातें ना सुने। हाँ, उनके व्यवहार, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्दों और कर्मों में तालमेल है या नहीं, इस पर भी ध्यान दें। क्या उनकी नीयत उनकी बातों से मेल खाती है? ये सब बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल, और ये बचाव के तरीके सिर्फ दूसरों के बुरे इरादों से बचाने के लिए नहीं है, ये हमें खुद को बेहतर समझने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। अच्छा, आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण ही शायद इस मनोवैज्ञानिक खेल के मैदान में सबसे बड़े हथियार हैं। दिलचस्प बात यह है कि ग्रिफिथ ये भी कहते हैं कि मनोविज्ञान की ये समझ हमेशा डार्क या नकारात्मक नहीं होती। अच्छा, मतलब इसका कोई उज्जवल पक्ष भी है। हाँ, अगर इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल अच्छे, नैतिक और सकारात्मक इरादों से किया जाए तो ये डार्क नहीं बल्कि स्मार्ट साइकोलॉजी बन जाती है। स्मार्ट साइकोलॉजी, ये तो बहुत जरूरी बात है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे किसी को धूम्रपान जैसी बुरी आदत छोड़ने के लिए प्रेरित करना। हाँ, आप डर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, सेहत के खतरों के बारे में बताकर, प्यार का, परिवार की खातिर सोचने को कहकर, इनाम का, प्रगति पर सराहना करके। यहाँ तकनीकें वही हैं
पर इरादा नेक है किसी की मदद करना। बिल्कुल। या फिर सोचिए किसी में आत्मविश्वास जगाना, उसे उसकी क्षमताओं का एहसास दिलाना। हाँ। किसी टीम को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना, या बच्चों में सकारात्मक सोच और लचीलापन विकसित करने में मदद करना। ये सब मनोविज्ञान के सिद्धांतों के सकारात्मक उपयोग हैं। बिल्कुल। तो फर्क कहाँ है? नियत में। बिल्कुल। फर्क सिर्फ और सिर्फ नियत में है, इंटेंशन में। तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। सही। एक चाकू सब्जी भी काट सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। उसी तरह मनोविज्ञान की गहरी समझ का इस्तेमाल किसी के भले के लिए भी हो सकता है और किसी के शोषण के लिए भी। यही इसे स्मार्ट या डार्क बनाता है। और चुनाव हमारे हाथ में है। हाँ, चुनाव हमारे हाथ में है कि हम इस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। तो आज हमने डार्क साइकोलॉजी की इस जटिल और अक्सर अनदेखी दुनिया की कई परतों को समझने की कोशिश की। जी हाँ। हमने देखा कि कैसे मनोविज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल प्रभाव डालने, दिशा देने और यहाँ तक कि नियंत्रित करने के लिए भी हो सकता है। हमने गिल्ट ट्रिप, गैसलाइटिंग से लेकर ब्रेन वॉशिंग जैसी तकनीकों को समझा, उनके संकेतों को पहचाना और समाज व रिश्तों पर उनके असर को देखा। और सबसे अहम, हमने खुद को इन प्रभावों से बचाने के व्यवहारिक तरीकों पर भी बात की। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ या सार शायद यही है कि मानव मन और व्यवहार की समझ ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है, एक टूल है। इसे जानना हमें ना सिर्फ दूसरों के इरादों और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, बल्कि हमें अपने खुद के विचारों, भावनाओं और फैसलों पर ज्यादा नियंत्रण रखने के लिए भी तैयार करता है। सही। ये हमें दुनिया को और उसमें लोगों के आपसी व्यवहार को एक ज्यादा जागरूक और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखने की क्षमता देता है। और जाते जाते जोसेफ ग्रिफिथ की किताब की एक पंक्ति याद आती है जो सोचने पर मजबूर करती है। क्या? जिस दिन तुम अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करना सीख गए, उसी दिन कोई और तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वाह, बहुत गहरी बात है। हाँ। और ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस तेज रफ्तार सूचनाओं और प्रभावों से भरी दुनिया में क्या हम सच में अपनी सोच की गाड़ी खुद चला रहे हैं? बड़ा सवाल है। या कहीं अनजाने में हम सिर्फ यात्री बनकर तो नहीं रह गए हैं जिसकी मंजिल कोई और तय कर रहा है? अपनी सोच की बागडोर असल में पूरी तरह अपने हाथ में कैसे रखी जा सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।